उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वीआईपी गपशप के साथ आपकी होस्ट आपकी दोस्त नुसरत जहां। यकीनन दोस्तों आप बहुत मजे से अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। बस इसी तरह एंजॉय करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपकी मुलाकात उन पर्सनालिटीज से करवाते हैं जो विजुअली डिसेबल होने के बावजूद एक मिसाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी सिलसिले की हमारी प्रीवियस वीडियो, जो कि प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर साहब के साथ रही, नेटवर्क की दुश्वारी के बावजूद व्यूवर्स आपका रिस्पांस बहुत हौसला अफजा रहा, तो इसके लिए हम आपके हैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड कपल से। मोहम्मद शाहिद रशीद साहब, माशाल्लाह आप हाफिज कुरान हैं। आपने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर किया और अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान की ब्रेल प्रेस में अपनी सर्विस कर रहे हैं। और इनके साथ मौजूद हैं इनकी अहलिया मुहतरमा साइमा इरम साहिबा। आपने ग्रेजुएट किया और बहुत कामयाबी के साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। तो मैं आप दोनों को अपने साथ वीआईपी गपशप में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल कपल। वालेकुम अस्सलाम। सर, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड कपल, आप अपनी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, ये मैं तो जानती हूँ, बट मेरे व्यूवर्स आप दोनों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। तो सर आप मुझे बताएं, आपके वालिदैन आपको क्या बताते हैं कि जब उनको ये मालूम हुआ कि आपके पैदाइश के बाद आपके साथ ये डिसेबिलिटी है विजन की, तो किस तरह के उनके तासुरात थे उस वक्त? जी नुसरत, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको यहाँ हमें बुलाने का, आप बात करने का। और बड़ा ही अहम सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि अगरचे अब हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, माशरा बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस सिलसिले में अभी तक हम वहीं खड़े हैं जहाँ आज से 50 साल पहले थे। 50 साल से मुराद ये कि जब मतलब मेरी पैदाइश हुई और बाकी उस वक्त के जो हालात थे, उस सिलसिले में हम आज भी वही हैं। पेरेंट्स को अगर ये पता चलता है कि उनका बच्चा डिसेबल है, तो हकीकत ये है कि वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि इससे बेहतर था कि बच्चा होता ही ना। और आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, यूरोप में आज भी ये असूल है कि अब वहाँ बाकायदा ये रूल्स बनाए जा रहे हैं कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाए कि बच्चे में प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है, तो बाकायदा पेरेंट्स से उनकी ओपिनियन ली जाती है कि क्या आप ऐसे बच्चे की पैदाइश चाहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक डिसेबल पर्सन को दुनिया में आने में मतलब अभी भी हम हेजिटेट करते हैं क्या ऐसे बच्चे को, ऐसे शख्स को दुनिया में आना चाहिए, बावजूद इसके कि बहुत सारे डिसेबल पर्सन ने बहुत तरक्की की है, बहुत बुलंद मकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन आज भी प्रॉब्लम वही है। हम तो खैर पाकिस्तान तो फिर भी एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में भी सिचुएशन इस सिलसिले में बहुत हौसला अफजा नहीं है। तो हमारे यहाँ भी यही था। मैं आपको बताता चलूं कि मुझसे बड़े एक मेरे भाई जो है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड थे। मेरा 5 साल का डिफरेंस है। तो जब वो हुए थे तो उस वक्त हमारे घर के लिए बिल्कुल नई बात थी, अनहोनी बात थी, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन जब उन्हें पता चल गया तो मुझसे बड़े 2 भाई हैं, एक साइटेड हैं और एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स मजीद औलाद चाहते ही नहीं थे, उन्हें कोई खास ख्वाहिश ही नहीं थी। तो जब मेरा आने का सिलसिला हुआ तो हमारे पेरेंट्स उस वक्त भी ये ख्वाहिश थी कि किसी तौर पर ये सिलसिला ना हो सके, यानी मैं दुनिया में ना आ सकूं। तो मुझे रोकने की खैर बड़ी कोशिश की गई, लेकिन जिसको आना होता है तो वो आ ही जाता है। बहरहाल उसके बाद फिर जो सोसाइटी का रिएक्शन होता है वो भी बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। लोग अजीब व गरीब सी नजरों से देखते हैं। अच्छा, फिर अजीब व गरीब किस्म के नजरियात पाए जाते हैं कि पता नहीं पेरेंट्स का कोई गुनाह था, उसका नतीजा है, उसकी सजा इनको मिली है। इसी तरह से ये बच्चा जो है ये शायद खुदा न खास्ता बड़ा हो कि इसने को बड़ा क्राइम करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रोक दिया है। इस तरह के बहुत सारे अजीब व गरीब नजरियात पाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब आपने ये इंटरव्यू का ये सिलसिला शुरू किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कि हम कोशिश करें कि माशरे से इस तस्वुर को जायल करें कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला किसी बच्चे को पैदा करता है वो शक्ल में डिफरेंट होता है,
कलर में डिफरेंट होता है, उसकी अकल, उसका कद व कामत हर चीज़ मुख्तलिफ होती है। इसी तरह से इस सिलसिले में भी कोई डिफ़िकल्टी या कोई डिफरेंट सूरत-ए-हाल हो सकती है, तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए, ना कि हम ये करें कि हम उसको रोकने की कोशिश करें, हम ये चाहें कि इस तरह के बच्चे को दुनिया में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बहस है कि मतलब दुनिया के अंदर अगर कोई डिसेबल पर्सन आता है तो कोई मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन बहरहाल उनका हल भी मौजूद है, उसकी बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए और इसको, इस ओपिनियन को या इस ये जो सोच है, इसको बहरहाल चेंज करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस तरक्की याफ़्ता सोसाइटी में अब जहाँ पे हम मौजूद हैं, अभी भी यही राय पाई जाती है, बस तरीक़ा-ए-कार बदल गया है और ज़रा डिफ़रेंट अंदाज़ में अब इस चीज़ को ट्रीट किया जाता है। तो साइमा, आप भी बीइंग अ फीमेल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी पैदाइश पे आपके वालिदैन जब उनको डिसेबिलिटी का मालूम हुआ, तो उन्होंने इस डिसेबिलिटी को किस तरह लिया था? क्योंकि फीमेल के लिए भी ये एक बड़ा सवाल बनता है। बहुत शुक्रिया नुसरत, और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है ये सिलसिला शुरू किया है, और तमाम ब्लाइंड के लिए कि ये बहुत अच्छा वो है कि ब्लाइंड कपल्स आकर अपने बारे में बताएं, और जो है तो बहुत अच्छा है ये, बहुत शुक्रिया। और हाँ, जहाँ तक मेरा जो है ब्लाइंडनेस का जो आप कहती हो कि पता चला और जो है मेरे पेरेंट्स को, तो ये था कि पहले मेरे एक भाई ब्लाइंड है, मुझसे बड़े हैं वो, तो अच्छा। ये था कि जब मेरी पैदाइश हुई तो इतना ज्यादा उनको ये हुआ तो सही कि ये लड़की है, लेकिन वही वाली बात, वालिदैन के लिए काफी ज्यादा वो था कि लड़की के लिए तो मसाइल ज्यादा हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। ये था कि फिर मेरे जो बाकी जो मेरे थे यानी कि रिलेटिव्स वगैरह, उन्होंने काफी समझाया और काफी कुछ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वालों ने जो है काफी ज्यादा कोऑपरेट किया। चलें, इस चीज़ को उन्होंने अपनी इल्म के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक बेहतर से बेहतर ट्रीट करने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छी खुशकिस्मती है। हमारा पर्पस भी ख़ास तौर पे वीआईपी गपशप में यही है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को लाया जाए और मोटिवेशन पैदा की जाए। तो इंशाल्लाह अपने तई ज़रूर अपने दोस्तों को ये पैगाम पहुँचाते रहेंगे। तो सर, अब फिर दोबारा मैं ज़रा बचपन की तरफ आना चाहूँगी। सर, फिर ये बताएँ कि आप कोई स्पेसिफिक खेल अपने बहन-भाइयों के साथ या नॉन डिसेबल दोस्तों के साथ खेलते हों, तो बीइंग अ डिसेबल चाइल्ड, वो वक़्त आपका किस तरह गुज़रा था? अच्छा नुसरत, ये वैसे बड़ी अजीब-सी बात है। आज अगर मैं किसी को कहूँ तो लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते, नहीं मानते। लेकिन ये फैक्ट है कि मैं बचपन में ना बहुत खामोश तबा था। बहुत कम गो था। अच्छा। अब लोग नहीं मानते, सही बात है। लेकिन नहीं उस वक़्त सर, मैं भी नहीं मानते। हाँ, लेकिन वाक़ई ऐसा है। तो मैं बहुत खामोश तबा था। तो लोग मतलब अच्छा, और इत्तेफ़ाक है कि बचपन में मेरे कोई ख़ास फ्रेंड्स वग़ैरह भी नहीं थे। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की, खेल की बात है, मदरसे में मेरे कोई ख़ास फ्रेंड नहीं थे। बचपन में कोई मोहल्ले में भी ज़्यादा नहीं थे, मदरसे में भी नहीं थे। लेकिन जब स्कूल लाइफ़ में आया, शायद वो मेरा बचपन का ख़्वाब था, जो भी था, वहाँ बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे, और वहाँ खेल-कूद में भी काफ़ी दिलचस्पी ली, और वो वाले जो फ्रेंड्स हैं, वो आज भी मेरे साथ हैं। बहुत सारे लोग उनमें से मेरे साथ आज भी हैं। तो वहाँ काफ़ी भरपूर लाइफ़ थी, बहुत अच्छी लाइफ़ थी, और मैंने वहाँ बहुत अच्छा एडजस्ट किया। तो वहाँ खेल-कूद जो है मेन तो खैर क्रिकेट ही थी, बाकी भी कुछ इंडोर गेम्स थी, उनमें भी पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा रहा। तो बस ये बचपन और लड़कपन का है, क्योंकि इसी दौरान मैं बचपन से लड़कपन में आ गया था। तो लड़कपन जो है वो फिर स्कूल में उसका हुआ, तो उसमें फिर मैंने काफ़ी खेल-वेल ये वो बाकी चीज़ों में भी काफ़ी स्कूल की एक्टिविटीज़, बिलख़ुसूस स्पीच में और बाकी चीज़ों में बहुत मैंने दिलचस्पी ली, और उसमें काफ़ी मैंने जो है नाम पैदा किया और अच्छा रहा, मतलब स्कूल में काफ़ी। असल में बात अपॉर्चुनिटी की होती है कि जब हम एक डिसेबल बच्चे को भी इस तरह का एनवायरनमेंट दे देते हैं कि वो अपना बचपन किस तरह गुजारे, तो वो अपने खेल भी बना लेता है और अपने दोस्त भी तलाश कर लेता है। तो बस अनफॉर्चुनेटली आपके साथ जो बचपन का टाइम गुजरा, वो आपके मिजाज के
मुताबिक नहीं था, तो आप उसको ज़्यादातर फाइट करने में अपना टाइम स्पेंड करते रहे। लेकिन उसके बावजूद जब आप स्कूल में आए हैं, तो आपने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की, फिर माशाल्लाह से आप इस लाइफ़ की तरफ आ गए हैं। तो सर, आप इसके अलावा हमारे व्यूअर्स को बताएँगे कि अब जब आपकी स्टडी मुकम्मल हो गई, आप जॉब की तरफ भी आ गए, ये फाइट करते हुए, तो आपने अपनी लाइफ़, जो सोशल लाइफ़ है, स्टडी के बाद, अपनी जॉब के बाद, सोशल लाइफ़ में मैंने आपको देखा, आपने ऑर्गेनाइज़ेशन को टाइम दिया, अपनी खिदमत वहाँ पेश की, तो कुछ तफ़सीलात शेयर करेंगे? हमें अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। स्कूल में जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है एक्टिव था, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट मैंने किया। तो वहाँ एक खुशकिस्मती ये हुई कि बहुत अच्छे टीचर्स मुझे मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मुझे मिले। बिलख़ुसूस मैं उस वक़्त 2 अपने टीचर्स का ज़िक्र करूँगा, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा जो है गाइडेंस मिली और सोशल वर्क की तरफ आने में उन्होंने मुझे बहुत जो है वो किया। एक हमारे याया साहब थे, बेचारे यंग एज में उनकी डेथ हो गई। दूसरे सैयद शौकत अली दिलावर साहब थे, वो बहुत पुराने, बहुत सीनियर आदमी थे। उन्होंने 1950 में हैदराबाद दक्कन से जो है मैट्रिक किया था। तो रिलायंस के वो बानियों में उनका शुमार हम कर सकते हैं, बहुत सीनियर आदमी थे, बहुत सीनियर थे। तो मेरी अच्छा। खुशकिस्मती थी कि मुझे उनके पास बैठने का, उनसे पढ़ने का टाइम मिला। तो उन्होंने जहाँ मुझे ट्यूशन दी, साथ ही मुझे उन्होंने ये अवेयरनेस भी दी कि हमें अपने जैसे साथियों के लिए काम करना है। उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि देखो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें विजुअली इम्पेयर्ड रखा है, तो उसकी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे इन लोगों के लिए काम लेना चाहता है। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो ये नहीं था कि उसके पास आँखों की कमी थी या उसके पास कोई रोशनी की कमी थी। जस्ट उसको हमसे काम लेना था और इस वजह से वो हमें इस फील्ड में लाया है। तो वो मैंने उस बात को समझा। तो फिर जो मैंने सोशल वर्क किया, तो मैंने फिर जो है उसके बाद 1995 से जब मेरा मास्टर्स वगैरह तक में हो गया था, तो ये भी जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के नाम से पाकिस्तान में ब्लाइंड के लिए बहुत काम करने वाली तंजीम है, जिसका एबीयू और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन से बराह रास्त जो है कांटेक्ट होता है, उसके प्लेटफॉर्म पे होती है। पीएबी में जनरल सेक्रेटरी पंजाब के लेवल तक मैं पहुंचा, वहां काम किया कुछ अरसा। फिर मेरी खैर जॉब हो गई, इस्लामाबाद में आ गया। तो यहाँ इस्लामाबाद में जो है पीएबी का कोई खास सेटअप नहीं था। तो उन्हीं दिनों में एक बड़ी फिर पर्सनैलिटी हैं शाहिद मेमन साहब, जो कि एबीयू के सदर रहे, पाकिस्तान के को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। डब्ल्यूबीयू भी वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर रहे। तो फिर मुझे उनसे मिलने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और उन्हीं दिनों में फिर पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बनाई कि उनका ये ख्याल था कि हमने विजुअल इम्पेयर्ड का बहुत काम किया है, हमें दीगर डिसेबिलिटी के लिए काम करना है। तो फिर मैं इस्लामाबाद में चूंकि था, तो इस्लामाबाद में एज अ जनरल सेक्रेटरी मैंने पीडीएफ के लिए काम किया और काफी अरसा, तकरीबन कोई 18-19 साल पीडीएफ के साथ अटैचमेंट रही। और काफी लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी 1-2 दफा जाने का, साउथ अफ्रीका में, कतर में 1-2 जगह जाने का मौका भी मिला। और वहाँ पे जो है डीपीआई के प्लेटफॉर्म पे भी जो है रिप्रेजेंट किया। और साउथ अफ्रीका में 2011 में डीपीआई की जो है जनरल असेंबली थी, तो 65 कंट्रीज थे। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले उसमें हम लोग थे, शाहिद साहब थे, मैं था और 1-2 लोग और थे। तो मुख्तलिफ लेवल पे काफी, अल्लाह का शुक्र है, काफी काम किया। पाकिस्तान के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में, बलूचिस्तान में, पीके में, इधर गिलगित साइड पे, मुख्तलिफ जगहों पे जाने का और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए और बाकी डिसेबल के लिए भी काफी काम करने का मौका मिला। काफी बच्चों और बच्चियों की शादियां अपने हाथ से करवाई, काफी लोगों के रोजगार के लिए काफी काम किया, काफी पार्टिसिपेट किया उनके रोजगार के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन जॉब्स के लिए जो कुछ हम कर सकते थे वो किया। और बिलखुसूस फिर ये भी था कि बच्चियों के लिए शादी के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर ये अवेयरनेस भी शौकत साहब से भी हमें मिली थी, बाकी भी कुछ बाद में असातिज़ा थे। फिर जब मैं सियालकोट में कुछ अर्सा काम किया, तो वहाँ अब्दुल मन्नान साहब से मुलाकात हुई। ये भी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में, एज अ डायरेक्टर सर्व किया फेडरल में स्पेशल एजुकेशन में। तो इनके साथ भी करने का मौका मिला।
तो इत्तेफाक ये था कि पीडीएफ में ये वाइस प्रेसिडेंट थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो जी। इनके साथ खालिद भट्टी साहब, मतलब बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो उसी दौरान जो है फिर मैं 1 से 2 भी हुआ, तो ये चीज़ें भी होती माशाल्लाह। रहीं। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। सर, जब आप पीडीएफ में आप एज़ अ जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे थे, तो तब मेरी आप दोनों से मुलाकात हुई थी और मुझे वो टूर बहुत अच्छी तरह याद है कि जब आप हमें कराची लेके गए थे एक सेमिनार पे, और 3 दिन का वो सेमिनार था पीडीएफ की जानिब से। तो बिल्कुल। जिस तरह आप हमें यहाँ से लेके गए ट्रेन पर, और फिर वहाँ रास्ते में तमाम जो सफ़र गुज़रा, उसके अलावा जब हम वहाँ पहुँचे, होटल की बुकिंग, फिर तमाम स्टूडेंट्स का ख़याल रखना, फिर उनको वापस लेके आना, मैं बेहद इम्प्रेस हुई थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। फिर इसी तरह वक़्त गुज़रा, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैं ये कहूँगी कि आप उन जोड़ों में से एक अव्वल जोड़ा है जिनसे इम्प्रेस होकर, जिनकी लाइफ़ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और फिर अपनी मैरिड लाइफ़ के लिए बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड कपल के डिसीज़न लेने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। तो अब चूँकि ये जी, जी। सॉरी आप काट रहा हूँ, एक मैं आपने उस सफ़र का ज़िक्र किया, तो ये बड़ा जी। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा अगर हम इस पे थोड़ी-सी बात कर लें हल्की-सी। उसमें ये होता है कि देखो सेमिनार तो ख़ैर होते ही है, वहाँ स्पीचेज़ भी होती हैं, सारा कुछ होता है और इस तरह की चीज़ें तो बहुत होती हैं। लेकिन जी। बेसिकली ये भी एक ट्रेनिंग होती है कि किसी विजुअली इम्पेयर्ड ने सफ़र कैसे करना है, सफ़र के अंदर जो डिफरेंट मुश्किलात आती हैं, खास परेशानियाँ तौर पे होती हैं। लड़कियों के लिए, क्योंकि हाँ, हम लोग तो थे, लेकिन ये था बिल्कुल कि नुसरत हाँ, देखो उसमें, सॉरी बात काट रहा हूँ, उसमें जी, जी। देखो एक तो वो सेमिनार लेडीज़ का था और हम जी, लोग बिल्कुल। लीडर उसमें थे। तो आपको हुँ। याद हो, उसमें हम इस्लामाबाद से 31 लड़कियों का ग्रुप लेकर गए थे। अब मुझे आज याद है, फुल हमने बुक करवाई थी अपनी ट्रेन की। याद की बात है और पूरी हुँ, बोगी हमने क्लास की बुक करवाई थी। तो बिल्कुल। 31 लड़कियों को इस्लामाबाद से कराची तक लेके जाना, फिर उन्हें वापस लेके आना, उनका बहुत रास्ते का बढ़िया। खाने का पीने का अरेंजमेंट करना, बाकी सारी चीज़ें करना, फिर हर लड़की को उनके पेरेंट्स से रिसीव करना और वापसी उनके पेरेंट्स तक पहुँचाना। हाँ, जी, बिल्कुल। मैंने भी यही अर्ज़ किया कि मैंने भी उस टूर से बहुत कुछ सीखा था। कहने को तो शायद वो 5 दिन का टूर था, आने-जाने में जो हमारा टाइम लगा। इसी तरह की एक्टिविटीज़ से इम्प्रेस होकर मैंने अपनी लाइफ़ का अगर डिसीज़न लिया, तो सोचें कि और कितनी गर्ल्स ने, फीमेल्स ने इस तरह के डिसीज़न लिए होंगे इंडिपेंडेंटली। आपको याद तो खैर यकीनन होगा, अगर आप जी, जी। इजाज़त दें तो मेरे ख्याल है जी, जी, उसके ज़रूर, बाद ज़रूर। जब आपकी एंगेजमेंट वगैरह हुई, वो हम सब मौजूद थे, उसका जो फंक्शन हुआ, जी, फुरकान भी बिल्कुल, बिल्कुल अभी अपनी लाइफ़ का स्टार्ट कर रहे थे और आप भी। तो मतलब बिल्कुल। वो सारा कुछ हमारे फिर सामने हमारे हाथों में हुआ। तो वो जी। मतलब सारी चीज़ें वाक़ई आज भी जब हम उनको याद करते हैं, ये बातें मतलब आपकी एंगेजमेंट आई थिंक 2006-7 में मेरा ख्याल है हुई थी। मेरे हाँ जी, 9 में हुई थी मेरी एंगेजमेंट 2000। तो तो मतलब वो सर, सारी बस ये आपकी आपकी दी हुई मोटिवेशन और आपकी मेहनतों का फल आप जो खाते रहे हैं और खा रहे हैं, ये असल में वो है। तो आप ही ऐसे अब बात हो रही है एक मैरिड लाइफ की, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड कपल। तो हमारी सोसाइटी में आमतौर पर ये सोच पाई जाती है कि ब्लाइंड पर्सन का जो लाइफ पार्टनर है, वो साइटेड होना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत टफ है। जिस तरह जहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ साइटेड बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकता है, ना कि ब्लाइंड कर सकता है। तो आप लोगों ने किस तरीके से समझा कि ये बेहतर है विजुअली इम्पेयर्ड टू विजुअली इम्पेयर्ड? अच्छा, तो ये है कि मुझे तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगा बिल्कुल भी ना। यहाँ तक कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी यही चाहते थे कि हम जो अपने बच्चों की शादी, क्योंकि मेरे एक भाई भी ब्लाइंड है ना, वो भी यही चाहते थे, वो खुद यही कहते थे कि हम करेंगे तो ब्लाइंड से ही करेंगे। हमारे पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश थी। उससे पहले मेरे भाई की शादी हुई है, तो वो भी ब्लाइंड से हुई है। तो इसी तरह से वहाँ भी जो हैदराबाद, क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने ब्लाइंड को देखा और वहाँ जो है उनकी शादियाँ जो हुई ब्लाइंड से हुई। तो मैं जब मेरा यानी कि नंबर आया, तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं करूँगी तो ब्लाइंड से ही करूँगी। तो मुझे कोई इतना मसला नहीं, और मैं यही कहूँगी जो भी है ब्लाइंड में लड़के या लड़कियाँ, उनको मैं यही कहूँगी कि करें तो ब्लाइंड से ही करें। जितना बेहतर हम
एक ब्लाइंड ब्लाइंड के साथ गुजार सकता है, साइटेड के साथ नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिल्कुल भी नहीं हुई हम लोगों को। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। देखो, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल बेसिक यही है। मेरा भी एक दौर में जब मैं शौकत साहब के पास था तब यही था, साइटेड ही से करनी है, बिल्कुल ब्लाइंड की तरफ कोई रुझान नहीं था। और मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी मिसेज साइटेड है, मेरा बिल्कुल यही रुझान था। अच्छा, उस वक्त एक तो शौकत साहब थे, एक खातून थी मिसेज जहदी, मुल्तान में होती थी, उनकी बेटी भी इत्तेफाक से विजुअली इम्पेयर्ड थी। तो मुझे उस वक्त शौकत साहब ने और उन्होंने मिसेज जैदी ने थोड़ी अवेयरनेस दी कि देखो, शादी तो खैर आपकी साइटेड से भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा, आपके भाई भी हैं, उनकी भी है साइटेड से, लेकिन बात यह है कि साइटेड से आपको वो अंडरस्टैंडिंग या वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो आपको ब्लाइंड से मिलेगा। जो इक्वलिटी आप चाहते हैं, जो बराबरी आप चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है, जो सोसाइटी है ना, उसका बिहेवियर ये होता है कि फर्ज कर लें अब आप प्रोफेसर हैं और मिसेज आपकी जो है वो मैट्रिक पास हैं या मैट्रिक पास भी नहीं है, तो फौकियत जिसको दी जाती है उसकी कुर्बानी को काउंट किया जाता है कि देखो इस औरत ने कितनी कुर्बानी दी, इसने कितना जो है सेक्रीफाई किया है कि इसने एक ब्लाइंड को जो है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सिलेक्ट किया है, मुंतखब किया है। उसकी सारी जो है वो जो एबिलिटीज होती हैं ब्लाइंड आदमी की, वो डाउन हो जाती है। और इसमें बहुत सारे कपल ऐसे देखते हैं कि जहाँ मिसेज सेकंड है, शौहर जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है। अच्छा, बज़ाहिर लाइफ गुजर रही है, लेकिन जो एक हम आहंगी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक लेवल होता है आपस में अंडरस्टैंडिंग का, कुर्बत का, और घर के अंदर जो निजाम को चलाने का, सिस्टम का, तो ये जो चीजें हैं ना, ये अगर आपकी मिसेज साइटेड हो ना, तो फिर ये चीजें आपको नहीं मिलती। अब बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ मुश्किलात होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब हम अभी कोई शक नहीं, हाँ जी, कुछ चीजें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन वो चीजें हैं जो गैर हल तलब नहीं है। आप उन मसाइल का हल कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि आप मेरी जब शादी हुई 2001 में, तो मैंने खैर काफी सफर किए थे, लेकिन किसी खातून के साथ सफर फर्स्ट टाइम था, पहला सफर था। और हमारा सफर जो वो भी इस्लामाबाद से हैदराबाद तक था और कोई गाइड नहीं था। तो उस वक्त हमने जो एक सोल्यूशन निकाला, जैसे हम यहाँ टैक्सी पर बैठे, टैक्सी वाले गाइड हमने यूज किया। स्टेशन पर जब पहुंचे तो हमने कुली का जो है इंतजाम किया। कुली ने जहाँ सामान उठा, वहीं हमने कुली के कंधे पे हाथ भी रख लिया, तो हमें ट्रेन तक, हमारी बोगी तक पहुंचाया। तो ये चीजें, मकसद ये कि चीजें गैर हल तलब नहीं। तो अच्छा, ये मगर बहुत कम पीरियड होता है। जब फिर आपके जब बच्चे हो जाते हैं, अब मैं आपको तो, मेरी बेटी 2 साल की थी जब उसने मुझे गाइड करना शुरू किया। माशाल्लाह, नो डाउट। मुझे मेरा हाथ पकड़ के शॉप तक ले जाती थी, और कहीं मतलब छोटा मोटा जो अपनी कॉलोनी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर जो छोटे मोटे काम होते थे, तो ये 2 साल की उम्र से मेरा हाथ पकड़ के जो है इसने मुझे गाइड करना शुरू किया। तो ये चीजें बहुत कम पीरियड के लिए होती हैं। मैं अगर ये कहूँ कि शुरू के 3-4 साल ऐसे थे कि जिसमें हमें कुछ लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, उसके बाद जो है कोई इशू नहीं हुआ। ये अब आपने यहाँ अपनी बच्ची की बात की है, तो लोग कहेंगे इतने छोटे से बच्चे को बात कहाँ समझ आती है। मैं आपको खुद बताऊं कि मेरे घर में भी बच्चे मौजूद हैं, छोटे बहन भाइयों के बच्चे हैं। तो जब उन्होंने चलना शुरू किया, उनको पाँव लगे, तो अब बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वो हर चीज देख रहा होता है और महसूस कर रहा होता है। उसकी जो हिस्से हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट होती हैं, गो कि वो बच्चा होता है। मैं इसको कहूंगी कि बच्चे को बुला के फुफ्फो के जूते कहाँ हैं, तो एक्यूरेट वो मेरे ही जूते मेरे पाँव के आगे लाके रखेगा, दूसरों के नहीं देगा। हालांकि वो एज में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 13-14 माह के बच्चे हैं। आपने उनको गाइड करना है। बात यह है कि हम अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी रास्ते खुद निकालते हैं। एक वाकया शेयर करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे व्यूअर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया है। मेरी बेटी जो है तकरीबन कोई अभी 1.5 ईयर की ऐसे कुछ थी, तो मैंने कहा कि जूते मेरे कहाँ है ना। अच्छा, मैंने बोला, ये लेकर आ गई। अच्छा, ले आई, लेकिन अब मैं जब बैठ के उठा तो मुझे जूते नहीं मिले। अच्छा, मुझे नहीं मिले, मैंने बहुत ढूंढे। अच्छा, इत्तेफाक ये था कि घर में कोई और साइटेड था, मिसेज थी और 1-2 लोग और थे, वो भी ब्लाइंड थे। अच्छा, मैंने बहुत तलाश किया, इन्होंने भी तलाश किया, वो जूते मिले ही नहीं।
अच्छा, एट द एंड ये हुआ कि मैं किसी और के जूते पहन के वॉशरूम वगैरह हो के चला गया। अब जब मैं वापस आया, दोबारा बेड पर बैठने लगा, तो मैंने क्या देखा, इसने वो जूते बेड के ऊपर रखे बेड हुए। के ऊपर जहाँ ये बेड बैठता था ना, इन्होंने वहीं रखे हुए, एंड वहीं उसी जगह पर जूते रखे मेरी हुए। एक छोटी थी, इसको ये एहसास नहीं हो कि जी नीचे रखने हैं, नीचे रखने हैं, उसने बेड पर जैसे मैंने मांगे इसने ला के वहीं बेड के ऊपर रख दी कि पापा के पास रख देती। तो ये नेचर तैयार करती, लेकिन इसको ये अवेयरनेस नहीं थी कि नीचे रखने हैं। तो इतनी छोटी एज से जो है इन्होंने हमारी हेल्प शुरू की है। बच्चा होता है बिल्कुल व्हाइट स्लेट, जैसी लकीर डालेंगे वही नजर आएगी। तो हम विजुअली इम्पेयर पर्सन्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर बच्चे हैं तो उनको उस तरह छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आदी किया जाए कि वो आपके साथ अटैच भी रहें और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। तो सर, ये जो बात हो रही है विजुअली इम्पेयर पर्सन्स की, विजुअली इम्पेयर पर्सन्स के साथ शादी की, तो मैं इसकी मिसाल इस तरह हमेशा से देती आई हूँ और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बेहतर मिसाल है कि जब मिसाके मदीना हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माशरे की बुनियाद रखी थी, तो उस वक़्त इससे ज़्यादा क्या अहमियत रखता था कि एक अमीर को गरीब का दोस्त बना लिया जाता अगर इतनी ही ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने एक अमीर को अमीर का और एक गुलाम को गुलाम का दोस्त बनाया ताकि बराबरी रहे और ज़िंदगी के किसी एक मोड़ पर ये ना बात हो कि ये बेहतर था और मैं कम था। तो इससे बेहतर मिसाल हमारे माशरे में कहाँ दी जा सकती है। तो अगर इस चीज़ को हम बहुत गहराई से समझें तो हमारे सारे सवालों का जवाब हमारे साइटेड जो साथी हैं उनको मिल सकता है कि जब वो अपने बहन भाई या अपने बच्चों के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं तो काइंडली वो ये सोच लें कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माशरे की बुनियाद बराबरी पे रखी थी, तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो करें ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। जब एक विजुअली इम्पेयर पर्सन्स पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तो खुदा ताला ने ये सलाहियतें दी हुई हैं कि वो अपनी आसानी के मुताबिक अपने रास्ते खुद निकाल सकता है। तो अब चूंकि बात हो रही है लाइफ गुजारने की, आप दोनों इकट्ठे रह रहे थे तो बच्चों को ड्रेसिंग करवानी होती है तो बच्चों के कपड़े मिक्स हो जाते हैं, तो साइमा आप भी इस मसले का हल आप कैसे निकालती थी? अच्छा, मेरा तो ये था कि मैं कपड़ों का, यानी कि फ्रॉक्स हैं उन पर जो है मुख्तलिफ फ्रिल्स वगैरह लगी हुई होती थी। जी जी। और ये था कि डिजाइनिंग जो होती थी, मैं जब कपड़े खरीदे जाते थे तो डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। अगर 4 सूट खरीदे हैं तो चारों सूट की डिजाइनिंग डिफरेंट होगी ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सूट अब पहनाना है। अल्लाह का शुक्र है कि कपड़ों के मामले में यही था कि जहां भी मैं जाती थी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने जो है बच्ची को फ्रॉक कोई सी पहनाई है या ट्राउजर कौन सा कोई और से कलर का पहना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जूते और परफेक्ट बिल्कुल वो जो है मैचिंग होती थी, बच्चों की भी मेरी अपनी भी। जी, आप सही कहते हैं कि चूंकि अब मैं जॉइंट फैमिली में रही भी हूँ, अभी भी रह रही हूँ, तो अब जब मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े और अपने कपड़े रखने हो तो अपनी सहूलत के मुताबिक कपड़ों के अंदर कपड़े तय लगा के पूरा पूरा सूट बना के रख लेती हूँ। जब नया सूट आता है स्पेशली जेंट्स का तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती, फिर मैंने भी अंदर के साइड पे बटन लगाए होते हैं और उन बटनों के हिसाब से, यानी कि अंदर शर्ट पे उस तरह का बटन और पैंट पे भी उसी तरह का बटन, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये पूरा एक सेट है। तो हम जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो अपनी सहूलत के मुताबिक अपने रास्ते निकाल सकते हैं, गो के उन पे जिम्मेदारी डाल दी जाए। अब चूंकि अलमारियां हैं, पूरा इस तरह का दौर आ गया है, अब तो हैंगर्स कर सकते हैं आप पूरा पूरा सेट। और जहां तक बच्चों के कपड़ों की बात है मैचिंग, तो वो भी हैंगर मिलते हैं आप। अच्छा, इसी तरह से बात ये है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और कि अब ये ब्लाइंड कपल्स जो हैं उनको एक होता है कि बच्चों के लिए, बच्चों के भी और बड़ों के भी, हमने सॉक्स जो रखने हैं उनको हम किस तरह रखें। जी, अच्छा, मेरा अपना था, यानी कि अब तो खैर बच्चे वही वाली बात है, बच्चे बड़े हो गए। मेरा अपना ये था, मैं एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स डाल के रखती थी। बच्चों के मैं इसी तरह से रखती थी और इनके भी इसी तरह, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। इस तरह से करके मैं रखती थी। तो ये भी कर सकते हैं हम।
इसीलिए ये मैं तफसीली गुफ्तगू करती हूँ और छोटे-छोटे वाक़यात, छोटी-छोटी बात आप जी, बिल्कुल। से पूछती हूँ। हालाँकि कहने को और सुनने को तो ये बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन ये एक मोटिवेशन है उन तमाम पर्सन्स के लिए जो अपनी लाइफ़ में पहली दफ़ा किसी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को देखते हैं और फिर जब किसी कपल को देखते हैं तो ये सारे सवाल उनके ज़हनों में उठते हैं। और फिर कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो अपनी मैरिड लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, उनका ये ज़हन होता है कि हम किसी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के साथ शादी करें, लेकिन इस तरह के सवाल जब उनके ज़हन में उठते हैं, तो उन सवालों का हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सादी गुफ्तगू करके उनके सवालों को आसान कर दिया जाए। तो अब कुकिंग की मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। माशाल्लाह मैंने देखा है कि सर भी कुकिंग कर लेते हैं और आप भी करती हैं, आप बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। मैंने खाया हुआ है आपका खाना। तो जब पहले स्टेप पे हम प्याज़ वग़ैरह ब्राउन करते हैं, एक्साइटेड पर्सन तो देख लेता है, तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को कैसे पता चलेगा? उसके तो प्याज़ या मसाला जल जाएगा, वो कैसे आइडिया लेगा कि ये मेरा मसाला या मेरा प्याज़ रेडी हो चुका है? एक तो ये होता है कि जब हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम हर चीज़ तैयार रखते हैं अपने पास कि अब हमने जी। चूल्हा जलाने से पहले जो हुँ। है हमने हर चीज़ तैयार रखनी होती है। जी। कट के सारा कुछ रखना होता है, प्याज़, टमाटर, हर चीज़। फिर उसके बाद हम जब चूल्हा जलाते हैं तो हमारी तवज्जो फिर सारी चूल्हे पर होती है कि अब जी। हमने प्याज़ डाली है, तो जिस वक़्त प्याज़ ब्राउन अभी नहीं हुई होती, तो वो हुँ। चमचे से आप फ़ील कर सकते हैं उसे, वो प्याज़ थोड़ी-सी सख्त होती है। जी, फिर सही। जब ब्राउन हो जाती है तो वो प्याज़ थोड़ी-सी नरम हो जाती है, उसे आप अच्छी ओके। तरह से अच्छे से फ़ील करें। मेरा तो ये है कि मैं जो चमचा होता है जाली वाला, जिस हुँ। वक़्त प्याज़ मैं ब्राउन करती हूँ, तो मैं जाली वाला चमचा इस्तेमाल करती हूँ, हुँ, ताकि मैं हुँ। उसमें आसानी से प्याज़ निकाल के हाथ से चेक कर लूँ कि ये प्याज़ हुँ। हो गई है। मेरा ये होता है, मैं ये करती हूँ। अच्छा, जब अच्छा। प्याज़ और ये होता है कि जब प्याज़ अभी ब्राउन नहीं हुई होती, अभी-अभी हमने डाली होती है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है। जी, और जब बिल्कुल। ब्राउन हो जाती है तो उसकी आवाज़ जो है थोड़ी कम हो जाती है, हमें आवाज़ों पर भी गौर करना होता है। सेंस ऑफ इसी तरह हियरिंग। मसाले का होता है कि जिस वक़्त हम टमाटर डालते हैं, बाकी सारे मसाले जो होते हैं, हरी मिर्च वग़ैरह डालते हैं हम, तो हुँ, वो हुँ। थोड़े-से सख्त-सख्त से टमाटर होते हैं और जब वो थोड़ा मसाला पकने लगता है तो वो नरम हो जाते हैं। और हुँ, हुँ। जब टमाटर डालते हैं तो आवाज़ थोड़ी-सी तेज़ होती है और जब सही। मसाला ब्राउन हो जाता है हमारा, आवाज़ हुँ, थोड़ी मज़ीद जो है तेज़ हो जाएगी और वो ये होता है कि वो मसाला थोड़ा-सा जब आप चमचे से फ़ील करेंगे, जिस हुँ, सॉसपैन में या जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो आप उसके लिए यही करेंगे कि आपने जो कुछ भी आपने गोश्त डालना है, दाल डालनी है आपने, तो वो जी। आप उसमें जो है डाल देंगे और उसको जो है इस अ, तरह से आप जी, बनाएँगे। मेरा ये आपको होता आइडिया हो ज जी। हमारे माशाल्लाह मैंने ऐसी फीमेल्स भी अपने विजुअली इम्पेयर्ड में देखी हैं कि जो बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ का खाना बनाती हैं और इंडिपेंडेंटली बनाती हैं और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि जब बड़ी दावत होती है तो उनसे फ़रमाइश करके बनवाया जाता है और थोड़ा बहुत मुझे भी मौका मिला है कि मैं एक बड़ी फैमिली में रहती हूँ, मैं भी खाना बनाती हूँ। असल में यहाँ पे हमारी सेंस ऑफ हियरिंग काम आती है और आपको साउंड के साथ-साथ स्मेल का और फिर सबसे बड़ी बात बिल्कुल, ये है कि जब आप डेली बनाने लग जाते हैं खाना, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर हमें ये छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता। आज की हमारी गुफ्तगू आप दोनों के साथ बहुत मज़े की रही है और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ जानने का दिल चाह रहा है, लेकिन वक़्त चूँकि बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, तो हमें आप दोनों से इजाज़त लेनी होगी। सर, अगर आप आखिर में अपने दोस्तों को, सुनने वालों और देखने वालों को कुछ कहना चाहें तो? अच्छा देखिए, मैं बिल्कुल एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा, ये सबके लिए है। जो एबल पर्सन है उनके लिए भी है, जो डिसेबल है उनके लिए भी है। अच्छा, डिसेबल पर्सन जो हमारे हैं वो उनका भी होता है कि हमें स्पेशल ट्रीट किया जाए, स्पेशल हमें वो किया जाए। अच्छा, जो एबल पर्सन है वो भी अब अक्सर क्या होता है नहीं कि आइंदा से डिसेबल को डिसेबल नहीं कहना, स्पेशल कहना है। डिसेबल को वो ब्लाइंड को ब्लाइंड नहीं कहना जी, विजुअली इम्पेयर्ड। बात ये है, ठीक है, अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल करें, इसकी भी अहमियत है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है इक्वालिटी, बराबरी, ठीक है? कि आप कह तो रहे हो कि किसी को जो है ब्लाइंड नहीं कहना या किसी को माज़ूर नहीं कहना,
किसी को जो है डिसेबल नहीं कहना, लेकिन प्रैक्टिकली आपका बिहेवियर क्या है? क्या आप किसी साइटेड ब्लाइंड के साथ, किसी विजुअल इम्पेयर्ड के साथ बैठकर बात कर सकते हो, करना चाहते हो, उसके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना चाहते हो, खा सकते हो, ठीक है? ये जो इक्वालिटी है ना, जो बराबरी है ना, इसकी अहमियत ज़्यादा है। हाँ, अल्फाज का अपना एक वो है, मैं इसकी कोई 100% नफ़ी नहीं करता, है इसकी भी अहमियत है, लेकिन बहरहाल असल आपका जो बिहेवियर है, उसमें चेंज की ज़रूरत है, ना कि खाली अल्फाज में चेंज की ज़रूरत है। बिहेवियर हम ऐसा बनाएँ कि हम किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ, किसी डेफ के साथ, हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ, फिजिकली चैलेंज के साथ बैठकर खा सकें, उसके साथ बात कर सकें, उसके साथ डिस्कस कर सकें, उसकी बात को सुन सकें और अपनी बात को सुना सकें। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी साइटेड फील्ड में भी काम करने का मौका मिला है, तो मुझे अल्लाह अच्छे लोग मिले, अच्छा वो हुआ। लेकिन बाज़ इस तरह के लोग भी होते हैं, जिनका एटीट्यूड ज़रा डिफरेंट होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा बेहतर कर लें, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बिलख़ुसूस हमारी जो मेंटल रिहैबिलिटेशन है, ज़हनी जो बहाली है, जो ज़हनी हमारी जो एक कमी कह लें या एक तनाव कह लें, उसमें बेहतरी होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बेशक साइटेड पर्सन्स को भी आपने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप बराबरी की सतह पर देखा करें। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से। आप दोनों से गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त दिया और रौनक बख्शी इस प्रोग्राम को। अगर आपने व्यूअर्स उर्दू आवाज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप भी VIP गपशप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको nj.sevenStar@gmail.com पर ईमेल करनी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह निगहबान। उर्दू आवाज़ टीवी।